डिफरेंट एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस पार्ट में 1853 के चार्टर एक्ट, 1858 के अधिनियम और 1861 के भारत परिषद अधिनियम पर चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहली बात तो ये है कि 1853 का जो चार्टर एक्ट है वो अंतिम चार्टर एक्ट है, यानी जो चार्टर एक्ट की श्रृंखला चली आ रही थी उसका अंतिम चार्टर एक्ट है। दूसरी बात, यह अधिनियम भारतीयों द्वारा कंपनी के शासन की समाप्ति की मांग और तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी की रिपोर्ट पर आधारित था। अब हम इस चार्टर एक्ट की विशेषताओं की अगर बात करें तो पहली इसकी विशेषता ये थी, या इसमें पहला प्रावधान ये किया गया था कि संचालक मंडल में डायरेक्टरों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई तथा 6 सदस्यों को ब्रिटिश सम्राट द्वारा मनोनीत किया जाएगा। यानी इस एक्ट में पहला प्रावधान ये किया गया कि जो संचालक मंडल था, निदेशक मंडल था, उसमें डायरेक्टरों की, निदेशकों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी और उसमें भी क्या 6 सदस्यों को ब्रिटिश सम्राट द्वारा मनोनीत किया जाएगा। एक प्रावधान तो ये किया गया। दूसरा प्रावधान ये किया गया संसद जब चाहे तब कंपनी के भारतीय शासन या कंपनी के भारत पर शासन को कानून बनाकर समाप्त कर सकती है। यानी इस समय संसद ने इस एक्ट द्वारा कोई समय सीमा कंपनी के भारत पर शासन की नहीं दी, बल्कि संसद को इस एक्ट द्वारा यह अधिकार मिल गया। संसद को इस चार्टर एक्ट द्वारा यह अधिकार मिल गया कि संसद जब तक चाहेगी तब तक कंपनी का भारत पर शासन रहेगा और संसद जब चाहे तब कानून बनाकर कंपनी का भारत में शासन समाप्त कर सकती है। ये प्रावधान भी इस एक्ट में किया गया था। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी इस एक्ट द्वारा संसद को यह अधिकार दे दिया गया कि संसद जब तक चाहेगी तब तक कंपनी का भारत पर शासन रहेगा और संसद जब चाहे कानून बनाकर इसे समाप्त कर सकती है। यानी यहाँ कोई समय सीमा नहीं दी है कि इतने वर्षों तक कंपनी का शासन रहेगा। कभी भी संसद कंपनी के शासन को भारत से समाप्त कर सकती है और वो शासन अपने हाथ में ले सकती है। ठीक है, अब हम आगे इसका अगर प्रावधान देखें तो हमने 1833 के एक्ट में ये देखा था कि जो गवर्नर जनरल की परिषद है उसमें चौथा सदस्य भी शामिल किया गया था। तो वो चौथा सदस्य शामिल किया गया था, उसे मत देने का, वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन इस एक्ट द्वारा चौथे सदस्य, हम यहां ये भी कह सकते हैं, इस एक्ट द्वारा गवर्नर जनरल की परिषद के चौथे सदस्य को भी मत देने का अधिकार दे दिया गया। यानी इस चौथे सदस्य
सदस्य की स्थिति भी बाकी 3 सदस्यों के समान हो गई। यानी इसमें एक प्रावधान ये किया गया कि जो 1833 का एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल की परिषद में चौथा सदस्य शामिल तो कर लिया, लेकिन उसे मत देने का अधिकार नहीं दिया था, यानी वो पूर्ण सदस्य नहीं बन पाया था। लेकिन इस एक्ट द्वारा क्या किया गया, गवर्नर जनरल की परिषद में जो चौथा सदस्य शामिल किया था उसे इस एक्ट द्वारा वोट देने का, मत देने का अधिकार दे दिया। यानी इस चौथे सदस्य की स्थिति भी बाकी उन 3 सदस्यों के समान हो गई थी, क्योंकि पहले इन 3 सदस्यों को तो वोट देने का अधिकार था जो गवर्नर जनरल की परिषद में थे, लेकिन ये चौथे सदस्य को शामिल जरूर कर लिया पर वोट का अधिकार नहीं था, उसे भी अब मत देने का अधिकार दे दिया। ये प्रावधान भी इस एक्ट में कर दिया गया। ठीक, अब देखते हैं हम आगे। चौथा प्रावधान देखें तो इस एक्ट द्वारा सर्वप्रथम गवर्नर जनरल परिषद के कार्यपालिका तथा विधायी कार्यों को अलग किया गया। यानी इस एक्ट द्वारा अब क्या कर दिया गया, जो गवर्नर जनरल परिषद है उसके कार्यपालिका और विधायी कार्य दोनों को अलग अलग कर दिया गया। जबकि पहले दोनों कार्य एक साथ ही थे, अब दोनों कार्यों को अलग अलग कर दिया गया। और इसी से जुड़ा हुआ अगर अगला प्रावधान हम देखें तो गवर्नर जनरल की परिषद में मद्रास, बंगाल, आगरा व बंबई की प्रांतीय सरकारों द्वारा 6 नए विधान परिषद में सदस्य नियुक्त किए गए। यानी केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ हुआ। कहने का मतलब है गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसके विधायी और कार्यपालिका कार्य तो अलग कर ही दिए, इसके साथ ही गवर्नर जनरल की जो परिषद है उसमें मद्रास, बंगाल, आगरा और बंबई की प्रांतीय सरकारों द्वारा नए सदस्य नियुक्त किए गए। गवर्नर जनरल की परिषद में जो पहले वाले सदस्य थे वो अलग हैं, ये सदस्य अलग हैं। जब विधायी कार्य करेगी गवर्नर जनरल की परिषद तब ये सदस्य उनमें शामिल होंगे। ठीक है, यानी केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का शुभारंभ हुआ और इन सदस्यों को विधान पार्षद कहा गया। वो सदस्य अलग हैं और ये सदस्य अलग हैं। यहाँ अब गवर्नर जनरल की जो परिषद है वो कार्यपालिका और विधायी कार्य दोनों करेगी, लेकिन ये विधायी कार्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं, इसीलिए इन्हें विधान पार्षद कहा गया है। यानी केंद्रीय विधान परिषद में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व का यहाँ शुभारंभ किया गया क्योंकि नए 6 सदस्य यहाँ लिए गए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम इसमें एक्ट का अगला प्रावधान देखें तो इस एक्ट द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया गया।
बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यानी इस एक्ट द्वारा अब भारत के गवर्नर जनरल है उनको बंगाल के शासन से अलग कर दिया है, मुक्त कर दिया है, और बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। और गवर्नर की नियुक्ति अगर नहीं होती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। यानी जब तक गवर्नर की नियुक्ति नहीं होती है, लेफ्टिनेंट गवर्नर इन प्रशासनिक कार्यों को देखेंगे, ये प्रावधान इसमें किया गया। और अगर हम अगला प्रावधान देखें इस एक्ट का, तो इस एक्ट द्वारा सिविल सेवा की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता, हालांकि पहले भी ये किया था लेकिन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर के विरोध से ये 19 का, तो इस एक्ट द्वारा सिविल सेवा की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया। और 1854 में भारतीय सिविल सेवा हेतु मेकाले समिति का गठन भी किया गया। लेकिन जो भारतीयों के लिए योग्यता है वो 18 से 23 वर्ष रखी गई, जो उस समय के शैक्षणिक स्तर के अनुरूप नहीं थी, यानी न्याय संगत नहीं थी। तो हमने देखा इस एक्ट के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को बंगाल के शासन से मुक्त कर दिया और बंगाल के प्रशासनिक कार्यों के लिए गवर्नर की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। इस एक्ट द्वारा सिविल सेवा की भर्ती हेतु खुली प्रतियोगिता का प्रावधान किया गया और 1854 में भारतीय सिविल सेवा हेतु मेकाले समिति का भी गठन किया गया। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला अधिनियम। अब हम बात करेंगे 1858 के अधिनियम की। 1858 का भारत शासन अधिनियम। जैसा कि 1857 की क्रांति के बाद कंपनी की जो कमियां हैं वो सामने आ गई थी, इसलिए कंपनी से प्रशासन का दायित्व वापस लेने और ब्रिटिश ताज द्वारा भारत का शासन प्रत्यक्ष रूप से चलाने की मांग है वो तेज होगी। और इधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन ने फरवरी 1858 में भारत में दोहरे शासन के दोषों को दूर करने के लिए, भारत के जो अंदर जो दोहरा शासन था उसकी कमियों को दूर करने के लिए पामस्टन द्वारा ब्रिटेन की जो संसद है उसमें एक विधेयक प्रस्तुत किया गया। लेकिन कुछ समय बाद पामस्टन ने त्यागपत्र दे दिया था। तो जो लॉर्ड डर्बी प्रधानमंत्री हैं उनके कार्यकाल में 2 फरवरी 1858 को महारानी विक्टोरिया के हस्ताक्षर के बाद यह अधिनियम पारित हो गया और यह अधिनियम भारत शासन अधिनियम 1858 कहलाया। अब हम देखते हैं इस अधिनियम में क्या प्रावधान किए गए। तो आइए शुरू करते हैं 1858 के अधिनियम को। प्रावधान देखें। अब भारत का शासन ब्रिटिश संसद को दे दिया गया। यानी जो कंपनी का शासन है वो 1857 तक चला। यानी जो 1858 का अधिनियम है इसके द्वारा भारत का जो शासन है वो ब्रिटिश संसद को दे दिया, जो 1947 तक चलेगा। यानी अब ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से यह शासन भारत सचिव को चलाना था। यानी डायरेक्टरों की सभा, संचालकों की तथा नियंत्रक बोर्ड
को भंग करके इनकी शक्तियां भारत सचिव को दे दी गई। यानी अब भारत का शासन ब्रिटिश संघ को दे दिया और साम्राज्य की ओर से इस शासन को चलाने का कार्य भारत सचिव करेगा, और डायरेक्टरों की जो सभा थी और जो नियंत्रक बोर्ड था उसको भंग करके इन दोनों की शक्तियां भारत सचिव को दे दी। यानी पहले जो कंपनी थी उस पर दोहरा शासन था, एक तो डायरेक्टरों की सभा का और एक नियंत्रक बोर्ड का। अब जब कंपनी का शासन समाप्त कर दिया तो इन दोनों को भी क्या भंग कर दिया गया। तो इससे क्या हुआ, जो दोहरा शासन था, जो द्वैध शासन था, वह समाप्त हो गया। द्वैध शासन समाप्त हो गया और इनकी शक्तियां भारत सचिव को दे दी। और भारत सचिव कौन बनेगा? भारत सचिव ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भारत सचिव होगा। ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भारत सचिव होगा। यानी आपको पता है ब्रिटेन में संसदात्मक प्रणाली है, संसदात्मक व्यवस्था है, और संसदात्मक व्यवस्था में क्या होता है कि जो ब्रिटेन में सम्राट है, साम्राज्ञी है, ये क्या है, नाम मात्र है। इनके पास वास्तविक शक्तियां नहीं होती। वास्तविक शक्ति मंत्रिमंडल में होती है और मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी होता है। ठीक है, तो यहाँ जो भारत सचिव है, जो भारत के शासन को चलाएगा, वो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल है वो ब्रिटेन की संसद के प्रति उत्तरदायी है। ब्रिटिश मंत्रिमंडल ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायी है और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य भारत सचिव है। तो सीधी सी बात होगी, भारत सचिव संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया, क्योंकि ब्रिटेन का जो मंत्रिमंडल है वो संसद के प्रति उत्तरदायी है, तो राजा नाम मात्र है, संसदात्मक व्यवस्था है, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल का जो सदस्य है वो भारत सचिव है। तो जब ब्रिटिश मंत्रिमंडल संसद के प्रति उत्तरदायी है तो भारत सचिव भी क्या है, संसद के प्रति उत्तरदायी हो गया। अब भारत का शासन भारत सचिव चलाएगा। ठीक है, जो ब्रिटिश मंत्रिमंडल का सदस्य है, डायरेक्टरों और नियंत्रक बोर्ड की जो सभा है भंग कर दी और उसकी शक्तियां भारत सचिव को दे दी। यानी कंपनी का शासन समाप्त हो गया और इनकी शक्तियां या इनको भंग करते ही क्या हो गया, जो द्वैध शासन चला आ रहा था वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। अब देखते हैं हम इसमें अगला प्रावधान क्या था। दूसरा प्रावधान ये किया गया कि भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद इंडिया काउंसिल का गठन किया गया। ठीक है, यानी भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद का गठन किया गया और भारत परिषद एक सलाहकारी संस्था थी। ठीक है, जो भारत सचिव की सहायता के लिए है। इसमें 15 सदस्य है भारत परिषद में। अब अगर हम इसमें देखें तो भारतीय शासन के समस्त कार्यों के लिए भारत सचिव की अनुमति अनिवार्य थी। यानी भारत के जो शासन संबंधी कार्य हैं उनको करने के लिए भारत सचिव की अनुमति अनिवार्य थी। और पहले भारत राज्य सचिव चार्ल्स वुड बनाए गए। ठीक है, यानी भारत राज्य सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद बनाई गई। ये एक सलाहकारी संस्था थी
और भारतीय शासन के जो समस्त कार्य हैं या भारतीय जो कानून है उनके संचालन के लिए भारत सचिव की अनुमति अनिवार्य थी। और पहले भारत राज्य सचिव चार्ल्स वुड बनाए गए। और जो ये भारत परिषद है इसके सदस्यों का जो वेतन है वो भारतीय राजकोष से दिया जाना तय किया गया। भारतीय राजकोष से दिया जाना तय किया गया। भारतीय राजकोष से दिया जाना क्या किया गया? तय किया गया। अब अगर इसमें आगे देखें, प्रावधान देखें, भारत के गवर्नर जनरल को अब वायसराय बना दिया गया, यानी वायसराय सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेगा। यानी हमने देखा कि गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया और वायसराय सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में काम करेगा। और भारत का प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया तथा वायसराय, भारत का वायसराय भारत सचिव की आज्ञा से कार्य करेगा या आज्ञा अनुसार कार्य करेगा। इस प्रकार हमने देखा कि 1818 के अधिनियम द्वारा कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और जो भारत का शासन है वो ब्रिटिश संसद के हाथों में आ गया और ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत सचिव इस शासन का संचालन करेगा। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यों की भारत परिषद संस्था बनाई गई जो सलाहकारी संस्था थी। और जो भारत में शासन संबंधी कार्य हैं उनके लिए भारत सचिव की अनुमति आवश्यक थी। और जो वायसराय गवर्नर जनरल है उनके पद को अब वायसराय बना दिया गया और प्रथम वायसराय लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया और वायसराय भारत सचिव की आज्ञा से कार्य करेंगे तथा वायसराय साम्राज्ञी या सम्राट के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करेंगे, क्योंकि उसमें महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की सम्राज्ञी थी। ठीक है, अब हम देखेंगे 1861 का अधिनियम। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम 1 अगस्त 1861 को ब्रिटिश संसद द्वारा यह अधिनियम पारित किया गया। यानी 1 अगस्त 1861 को ब्रिटिश संसद द्वारा यह अधिनियम पारित कर दिया गया और अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सहयोग की नीति अपनाई। यानी शासन में भारतीयों को भागीदार बनाया गया, क्योंकि अंग्रेजों को 1857 के विद्रोह के बाद महसूस हो गया था कि भारतीयों को शासन में भागीदारी देनी चाहिए। इसलिए अंग्रेजों ने सर्वप्रथम सहयोग की नीति अपनाई और शासन में भारतीयों को भागीदार बनाया। और यह अधिनियम 2 कारणों के लिए प्रसिद्ध है। नंबर 1, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया।
तथा इन सदस्यों को विधायी कार्यों से संबंध करने का अधिकार दिया। यानी गवर्नर जनरल को भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को अपनी परिषद में नियुक्त करने का क्या है, अधिकार दिया। उन्हें विधायी कार्यों से जोड़ने का अधिकार भी दिया। दूसरा, गवर्नर जनरल की परिषद की विधायी शक्तियों या विधायी कार्यों का विकेंद्रीकरण कर दिया। यानी बंगाल व मद्रास की सरकारों को विधायी शक्तियां दी गई। यानी ये शक्तियां ले ली गई थी, ये पुनः दी गई। यानी गवर्नर जनरल की परिषद के जो विधायी कार्य हैं उनका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। यानी अब बंगाल और मद्रास की जो सरकार है उनको भी विधायी शक्तियां दी गई, विधायी कार्य दिए गए। ये इस अधिनियम में किया गया। ये दो कारण प्रमुख है। एक तो गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में भारतीय जनता के प्रतिनिधियों को नियुक्त करने का अधिकार मिल गया। दूसरा, गवर्नर जनरल के जो विधायी कार्य हैं उनका विकेंद्रीकरण कर दिया गया। यानी मद्रास और बंगाल की सरकारों को भी विधायी कार्य करने की अनुमति दी गई, शक्तियां दी गई, प्रदान की गई। ठीक है, अब हम देखते हैं इसके प्रावधानों को। अगर हम इसके प्रावधानों को देखें, अब अगर इसके प्रावधान देखें तो प्रावधान नंबर 1, वायसराय की परिषद में एक सदस्य और बढ़ा दिया गया। यानी अब सदस्य संख्या 5 हो गई और 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होता था। यानी वायसराय की परिषद है उसमें एक सदस्य और बढ़ा दिया और अब सदस्य संख्या 5 हो गई, पहले 4 थी। और 5वां सदस्य विधि विशेषज्ञ होता था। और अगर अगला प्रावधान देखें तो वायसराय को अपनी परिषद में कानून निर्माण के लिए कम से कम 6 सदस्यों तथा अधिकतम 12 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया। यानी वायसराय को अपनी परिषद में कानून निर्माण करने के लिए कम से कम 6 सदस्यों को और अधिकतम 12 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार वायसराय को दे दिया। इनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। हालांकि भारतीयों के लिए कोई वैधानिक प्रावधान नहीं था, लेकिन व्यवहार में गैर सरकारी सदस्यों में कुछ उच्च श्रेणी के भारतीय थे।
यानी वायसराय को अपनी परिषद में कानून बनाने के लिए कम से कम 6 सदस्यों और अधिकतम 12 सदस्यों को नियुक्त करने का अधिकार दे दिया और इन सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष रखा गया। ठीक है, और इनमें आधे सदस्य गैर सरकारी होंगे। भारतीयों के लिए कोई वैसे वैधानिक प्रावधान नहीं था, लेकिन व्यवहार में कुछ गैर सरकारी सदस्यों के रूप में उस श्रेणी भारतीयों को नियुक्त किया गया था या उस श्रेणी के भारतीय थे। अगर हम इसमें आगे देखें तो वायसराय को संकटकालीन परिस्थितियों में बिना विधान परिषद की अनुमति के अध्यादेश जारी करने का अधिकार दे दिया। यानी संकटकालीन परिस्थितियों में वायसराय बिना विधान परिषद की अनुमति के अध्यादेश जारी कर सकता है। अगर अब हम आगे देखें इसमें, अगर हम अगला प्रावधान देखें तो इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। यानी प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। वह उस विभाग का प्रतिनिधि प्रशासन के लिए उत्तरदायी तथा संरक्षक होता था। यानी इस अधिनियम द्वारा लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत की। प्रशासन का प्रत्येक विभाग एक व्यक्ति के अधीन होता था। वह उस विभाग का प्रतिनिधि प्रशासन के लिए वो उत्तरदायी होता था और उस विभाग का संरक्षक होता था। इस प्रकार भारत सरकार की मंत्रिमंडल ये व्यवस्था की नींव रखी गई। इस प्रकार हमने देखा 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम और इस पार्ट में हमने 1858 का भारत शासन अधिनियम और 1853 का चार्टर एक्ट। अगले पार्ट में फिर हम एक नए अधिनियम के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।